हेलो नमस्कार। मैं हूं रोमेश उपाध्याय। ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ को डिस्कस करेंगे। यहां पर हम हर कॉन्सेप्ट को, हर टॉपिक को पिक्चर्स एंड वीडियोस की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरे साथ आपके सामने एनसीईआरटी की बुक होना चाहिए जिससे कि कंसेप्ट आपकी क्लियर हो सके। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में क्या डिस्कशन हो रहा है। As you have read in the first chapter, आपने ये पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और ह्यूमन बींग्स यहां पर रहते हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स के लिए जो सस्टेनिंग एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जो जीवित रहने के लिए चीजें चाहिए होती हैं, जैसे लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीनों चीजें आपकी अर्थ पर उपस्थित हैं। इसीलिए ह्यूमन लाइफ अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, राइट। Next, the surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. अब देखिए, यदि हम पृथ्वी के सरफेस की बात करें तो यहां पर आपको तीन कंपोनेंट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, लैंड, वाटर एंड एयर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट और ओवरलैप करते हुए देखेंगे और यही कारण है कि यहां पर लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। अब जिस हिस्से पर, जिस सॉलिड पोर्शन पर आपका घर बना होता है, आप चलते हैं, राइट, उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, यानी अर्थ का ऐसा सॉलिड हिस्सा, राइट, जिसके सरफेस को आप किसके नाम से बोल रहे हैं? लिथोस्फीयर के नाम से, राइट। द गैसियस लेयर डेट सराउंड द अर्थ इज द एटमोस्फेयर। तो अब आपके आसपास पृथ्वी पर, राइट, और आपके आसपास वैसे भी एटमॉस्फेयर गैसेस होती हैं जिसकी वजह से आप जीवित हैं। आप जैसे ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। तो यहां पर क्या बात की गई है कि गैसियस लेयर जो कि अर्थ के सराउंडिंग में होती हैं उपस्थित, उसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर प्रकार की गैसेस, बहुत प्रकार की गैसेस होती हैं, राइट। उसको हम आगे ज्योग्राफी के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। Water cover a very big area of the earth surface and this area is called the hydrosphere. अब पानी का हिस्सा जो अर्थ पर, राइट, उपस्थित है उसको किस नाम से जानेंगे? हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। तो पानी यहां पर आपको अलग अलग प्रकार की फॉर्म्स में देखने को मिलेगा, जैसे बर्फ की फॉर्म में, पानी की फॉर्म में और वेपर्स की फॉर्म में, राइट। अलग अलग फॉर्म्स में आपको पानी देखने को मिलेगा अर्थ पर। और बायोस्फीयर की यदि हम बात करें तो बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो जोन है जहां पर लैंड, वाटर, एयर, आपको तीनों चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं और इसी वजह से लाइफ पॉसिबल होती है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, ये है आपकी एटमॉस्फेयर, यहां पर है लिथोस्फीयर और ये है आपका हाइड्रोस्फीयर। ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? बायोस्फीयर। जहां पर ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं वो है आपका बायोस्फीयर, राइट। अब नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर चर्चा हो रही है वर्ड ओरिजिन। अब ये जो टॉपिक्स होते हैं, यहां से यूपीएससी सीधे क्वेश्चंस अपने प्रीलिम्स एग्जाम में पुट कर देती है, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो। इन द ग्रीक लैंग्वेज, लिथोस मीनिंग, लिथोस मीनिंग समझिएगा, लिथोस का मतलब होता है स्टोन और ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। यदि एटमोस की बात करें तो एटमोस का मतलब होता है वेपर, और ह्यूडोर की बात करें तो ह्यूडोर का मतलब होता है वाटर, और बायोस की बात करें तो मींस लाइफ। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में आप सारी लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? लिविंग थिंग्स के बारे में, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इसमें लिथोस्फीयर। तो देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिथोस्फीयर, अब यहां पर आपको ये वर्ल्ड मैप दिख रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफिकल मैप, राइट। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैप्स कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पॉलिटिकल, फिजिकल। तो ये वर्ल्ड का फिजिकल मैप है। कैसा मैप है? फिजिकल। देखिए, द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। अभी हमने आपको बताया कि अर्थ का जो सॉलिड हिस्सा है उसको लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारी रॉक से मिलकर बना होता है और जैसे आपने पढ़ा होगा अर्थ की लेयर्स होती हैं। जैसे अर्थ यदि हम मान लें तो अर्थ की लेयर्स होती हैं, राइट। इस प्रकार से तीन लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब यहां पर देखिए, इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल। यानी लिथोस्फीयर के अंदर क्या क्या होगा कि रॉक्स होंगी अर्थ क्रस्ट की, और यहां पर आपको सॉइल की थिन लेयर दिखेगी, है ना, पतली लेयर दिखेगी। कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। और देखिए, जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे फॉस्फोरस, पोटेशियम,
जो कि मदद करते हैं प्लांट्स के लिए, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जीवित रहने के लिए। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। दो प्रकार के बेसिकली डिवीजन होंगे अर्थ सरफेस के, जिसको हम कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेसिन के नाम से जानते हैं। अब ये कॉन्टिनेंट क्या है कि आपकी अर्थ का जो लार्ज लैंड मास है, लैंड मास, उसको किस नाम से बोलेंगे? कॉन्टिनेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाली फिगर में देखिए आप, यहां पर आपको ये जितना भी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये जितना भी ग्रीन कलर वाले पोर्शन में आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? आपके कॉन्टिनेंट्स। क्या है? आपके कॉन्टिनेंट्स, राइट। नेक्स्ट है आपका ह्यूज वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज को क्या बोला जाता है? ओशियन बेसिन्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको ये ब्लू कलर से जितना भी हिस्सा दिख रहा है, पूरा पानी ही पानी है, ओशियंस हैं। जैसे ये पैसिफिक ओशियन हो गया आपका, ये पैसिफिक ओशियन हो गया, ये अटलांटिक ओशियन हो गया, यहां पर है आपका इंडियन ओशियन, राइट। चलिए, ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। यहां पर भी आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहां से हम इसकी इंक को इरेज कर देते हैं। देखिए यहां पर आप देखिए कि पूरा ये पानी एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी सारे ओशियंस एक दूसरे से आपको कनेक्टेड देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर भी देख सकते हैं, ये आपकी फिगर 5.1 है एनसीईआरटी की। यहां पर ये देखिए पानी पूरा एक दूसरे के हिस्से से जुड़ा हुआ है, हर ओशियन एक दूसरे से कनेक्टेड देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट, आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। ऐसा देखिए, ये जरूरी नहीं है कि सारे लैंड मासेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी आपको गैप देखने को मिलेगा, है ना, लैंड मासेस कनेक्टेड देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये लैंड मासेस पहले एक जैसे थे, ये अलग टूटे क्यों? इसके लिए आपको क्लास 11th ज्योग्राफी जब हम पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे, राइट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सारी थ्योरीज को हम वहां पे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अब यहां पर बात हो रही है कि आपको सी वाटर का जो लेवल है वो पूरी अर्थ पर कैसा दिखेगा? सेम, हर जगह सेम दिखेगा। और एलिवेशन ऑफ लैंड, जो भी हम लैंड का एलिवेशन देखते हैं वो हमेशा सी लेवल के हिसाब से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप कहीं स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है कि इस शहर की ऊंचाई समुद्र लेवल से इतनी है, सी लेवल से इतनी है। जैसे समुद्र यहां पर है तो समुद्र की सी लेवल से कितना ऊंचा है ये शहर, कि 10 मीटर है फॉर एग्जाम्पल, 100 मीटर है, 200 मीटर है, वॉट एवर इट इज। तो हम हमेशा किसी भी लैंड की एलिवेशन को मेजर करते हैं सी लेवल के अकॉर्डिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां भी देख लीजिए कि अब ये वाला हिस्सा है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है? कॉन्टिनेंट। नीचे है साउथ अमेरिका, ये भी क्या है? कॉन्टिनेंट, राइट। इधर है आपका एशिया, और एशिया के अंदर आता है आपका प्यारा और सुंदर भारत, ये रहा आपका भारत। यहाँ है यूरोप, और यहां पर है आपका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और ये है आपका अंटार्कटिका। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट। अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7, याद रखिएगा 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर ये डू यू नो सेक्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और टेंजिंग नॉर्वे जो कि इंडिया के हैं, मतलब इनको नेपाली इंडियन के नाम से जाना, नेपाली इंडियन है ये। और इन्होंने हाईएस्ट माउंटेन पीक, राइट, जो कि नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर उपस्थित है, ये इन्होंने 29 मई 1953 में चढ़ाई की थी इसकी। जंको टाइबी की बात करें, जापान की ये प्रथम ऐसी महिला हैं जिन्होंने 16 मई 1975 में, राइट, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। उसके बाद हमारे इंडिया की प्रथम महिला जिनका नाम था बचेंद्री पाल, इन्होंने 23 मई 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी है, राइट। ये है आपकी बचेंद्री पाल, ये है आपकी जंको टाइबे, ये है एडमंड हिलेरी, और ये है आपके टेंजिंग नॉर्वे, राइट। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, पता होना चाहिए, और अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर की ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचा है। ये सब माउंटेन्स में सबसे ऊंची पीक माउंट एवरेस्ट की है, राइट। और ये हम किससे मेजर करेंगे? सी लेवल से। यानी सी लेवल से, मानिए यहां पर ये पानी है, और यहां से सी लेवल से ये मानिए यहां पर माउंट एवरेस्ट कितनी मीटर दूरी पर है? 8,848 मीटर। अब तो आप नेट पर देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। 8,000 कहीं पर 8,849 दिखाते हैं, कहीं 50 दिखाते हैं, है ना, क्योंकि उसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज हो गई है। अब देखिए द ग्रेटेस्ट डेप्थ, और सबसे नीचे गहराई की बात करें
तो ये है 11,022 मीटर, जो कि मैरियाना ट्रेंच पॉइंट है किस ओशियन के अंदर, पैसिफिक ओशियन के अंदर। यानी यहां पर आपको दिखाते हैं, ये है आपका पैसिफिक ओशियन, राइट। यहीं पर आपको देखने को क्या मिलेगा, जो कि बहुत गहरा हिस्सा है समुद्र का, और सबसे गहरा हिस्सा मैरियाना ट्रेंच, राइट। चलिए अब कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। देर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट। देर आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज, और ये किससे सेपरेट है, वाटर बॉडीज से, जिसको आप ओशियंस के नाम से जानते हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1। यहां पर हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यूरोप, एशिया और अंटार्कटिका, ये आपके 7 हो गए क्या, कॉन्टिनेंट्स, राइट। उसके बाद अब देखिए, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड नोटिस दैट ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाई इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो इस पर आते हैं दोबारा अपनी फिगर पर, और यहां से हम कर देते हैं इरेज को, इरेज कर दिया इनको। अब यहां पर देखिए, ये है आपका, ये वाला हिस्सा है 0 डिग्री, राइट। तो आप क्या देखेंगे, इससे ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये नॉर्थर्न पोल, नीचे वाला साउथर्न पोल। तो ज्यादातर आपको कॉन्टिनेंट्स यानी लैंड कहां पर देखने को मिल रहा है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में। कहां पर, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में। यहां देखो यार, यहां तो बहुत छोटा हिस्सा है लैंड का, राइट। तो ये हो गया आपका साउथर्न हेमिस्फेयर। साउथर्न हेमिस्फेयर में आपको लैंड मास बहुत कम देखने को मिलता है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में पृथ्वी के ज्यादा हिस्सा है लैंड मास का, राइट। यही चर्चा हो रही है आपकी एनसीईआरटी में। एशिया, एशिया आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, राइट। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। लगभग अर्थ का 1/3 हिस्सा एशिया ही कवर कर लेता है। द कॉन्टिनेंट लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, राइट। अब देखिए दोबारा आते हैं, ये है आपका एशिया, राइट। ये किस में आ रहा है, इधर आपका डायरेक्शन जिसको नहीं पता, ये इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो देखो ये एशिया लगभग इस वाले हिस्से में आ रहा है, यानी अर्थ के ईस्ट वाले हिस्से में। इसीलिए यहां पर जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथर्न अमेरिका, इनको क्या बोला जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज। क्या बोला जाता है, वेस्टर्न, क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन में है अर्थ के, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या चर्चा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए पास हो रही है इसी कॉन्टिनेंट से। अगेन इंक को रेज करना पड़ेगा। अब ये है आपकी 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। तो एशिया से पास हो रही है कि नहीं हो रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो आपकी इंडिया से भी पास होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। चलिए next, the tropic of cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural mountains on the west. अब देखिए एशिया को यूरोप से जो सेपरेट किया हुआ है, इस डायग्राम में देखिए, यह है आपका एशिया, और यहां पर आपको ये क्या देखने को मिल रहे हैं, यूराल माउंटेन्स। यानी इन माउंटेन्स ने एशिया को यूरोप से सेपरेट किया हुआ है। यदि आपसे पूछें कि एशिया और यूरोप को किस माउंटेन ने सेपरेट किया, तो आप क्या बोलेंगे, यूराल माउंटेन्स। यहां भी आप देख सकते हैं, ये हैं आपके यूराल माउंटेन्स। ये आपका रशिया, और रशिया आता है एशिया, रशिया का कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है, और ये वाला हिस्सा यह रशिया का यूरोप में। यानी एशिया को ये माउंटेन्स, इधर हो गया आपका एशिया और इधर हो गया आपका यूरोप, यानी ये माउंटेन्स डिवाइड कर रहे हैं एशिया और यूरोप को, राइट। चलिए द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया, यानी यूरोप और एशिया का लैंड मास को कंबाइन कर देंगे तो उसको यूरेशिया के नाम से जाना जाता है, यानी यूरोप प्लस एशिया। यूरोप की बात करें तो यार बहुत छोटा स्मॉलर कॉन्टिनेंट है एशिया के कंपैरिजन में, और ये कॉन्टिनेंट जो है ये वेस्ट ऑफ एशिया में आता है, राइट। देखिए यहां पर एशिया, तो एशिया का वेस्ट क्या होगा, इधर। एशिया का ईस्ट क्या होगा, इधर। तो एशिया के वेस्ट में जो कॉन्टिनेंट आ रहा है वो क्या है, आपका यूरोप। द आर्टिक सर्किल पासिस थ्रू इट, और देखिए आर्टिक सर्किल आपको यहां से पास होता हुआ दिखेगा। ये है आपका आर्टिक सर्किल, लगभग 66.5 डिग्री पर है ना, यहां पर मान लेते हैं 66.5 डिग्री। तो यहां पर आपको यूरोप से आर्कटिक सर्किल कटता हुआ दिखेगा, इसलिए यूरोप के ऊपर वाले जो हिस्से हैं वहां पर बहुत ज्यादा आपको सर्दी, ठंडी देखने को मिलती है। The Arctic Circle passes through it. It is bounded by water bodies on 3 sides. Look at the map of the world and locate it. अब देखिए ध्यानपूर्वक,
यहां पर देखिए ध्यान से, इधर आपका कौन सा है, एटलांटिक ओशियन, राइट। इधर आपको मेडिटेरियन सी दिखेगा, ऊपर आपको आर्टिक ओशन दिखेगा। एक तरीके से तीनों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, क्या, यूरोप, राइट। यानी तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, जैसे कि आपका प्यारा और सुंदर भारत। देखिए यहां पर ये इंडिया, इधर है आपका अरेबियन सी, इधर है आपका बे ऑफ बंगाल, और इधर है आपका इंडियन ओशियन, राइट। तो यहां पर इंडिया तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है, राइट। इस प्रकार से ही यूरोप भी तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कॉन्टिनेंट आता है अफ्रीका। अफ्रीका यदि एरिया की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट, राइट। सॉरी, एशिया के अंदर नहीं, एशिया के बाद। जैसे एशिया आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, एशिया के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, अफ्रीका, एरिया वाइज, राइट। सॉरी फॉर मिस्टेक। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो यहां पर देखिए ध्यानपूर्वक, ये आपकी 0 डिग्री की लाइन है, राइट। यहां से ये है आपका अफ्रीका, राइट। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 0 डिग्री से ये पास हो रही है, 0 डिग्री, यानी इक्वेटर अफ्रीका से पास हो रहा है। इसीलिए आपको मैंने इनिशियल चैप्टर्स में पढ़ाया था, इक्वेटर पर सन रेज डायरेक्टली फॉल करती हैं, इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत गर्मी पड़ती है। इसीलिए यहाँ के लोगों का जो रेस है वो थोड़ा डार्क रेस होता है, राइट। काले प्रकार के लोग आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। द लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाई इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। अगेन, अब इक्वेटर से ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा साउथर्न हेमिस्फीयर। तो देखो ज्यादा हिस्सा तो आपको कहां देखने को मिल रहा है अफ्रीका का, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। यदि साउथर्न हेमिस्फीयर की यदि हम बात करें तो साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपको ये छोटा हिस्सा देखने को मिल रहा है, राइट। चलिए, you will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass. ये सिर्फ एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि तीनों चीजें से पास होती हैं। देखिए यहां पर आपका ये ब्लैक से मैं जो कर रहा हूं, ये क्या है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसी के पास आपको क्या देखने को मिलता है, सहारा डेजर्ट। नीचे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथर्न हेमिस्फीयर में, ये भी आपकी पास होती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों चीजें आपको इस कॉन्टिनेंट से पास होती हुई दिखेंगी, राइट। और ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है इसके अलावा जिसमें ये तीनों चीजें पास होती हों, राइट। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं क्या है। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। आपको पता होना चाहिए सबसे गर्म डेजर्ट है और ये अफ्रीका में सिचुएटेड है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियन एंड सीज। ये देखो यार, इसके इधर इधर आपको ओशियंस दिखेंगे, नीचे भी ओशियंस दिखेंगे, आसपास इसके सीज दिखेंगे छोटे मोटे, राइट। चलिए, जैसे मेडिटेरियन सी एंड ऑल। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज, ये हमने डिस्कस कर लिया। यू विल नोटिस दैट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, दुनिया की सबसे लंबी नदी भी नाइल यहां से होकर निकलती है, ठीक है, अफ्रीका से। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये हमने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ अमेरिका। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका, राइट। नॉर्थ अमेरिका देखिए थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। ये आपका इट इज लिंक टू साउथ अमेरिका वाया वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। इसको अभी चर्चा करते हैं। द कॉन्टिनेंट लाई कंप्लीटली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो आप आइए यहां पर इसकी इंक को हम हटा देते हैं। एक सेकेंड, यहां पर आ गए हम। नेक्स्ट, चलिए यहां से हम इसकी इंक को इरेज कर देते हैं। अब देखिए ये है आपका नॉर्थन अमेरिका। ये आपको ज्यादातर हिस्सा इसका, ज्यादातर क्या, पूरा हिस्सा ही कहां पर देखने को मिल रहा है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ये आपकी इक्वेटर वाली लाइन है, राइट। तो इक्वेटर से तो ऊपर ही है पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो और नॉर्थन हेमिस्फीयर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, नॉर्थ अमेरिका। चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब भी कोई दो लैंड मासेस को, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोई दो लैंड मासेस को एक नैरो स्ट्रिप ज्वाइन करती है, जैसे यहां पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ये एक तरीके से नैरो स्ट्रिप ज्वाइन कर रही है, और इसी को किस नाम से जानते हैं हम, इस्थमस। इसी को क्या बोलते हैं, इस्थमस।
यानी अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस इज कॉल्ड इस्थमस। यानी दो लैंड मासेस आपको यदि ज्वाइन कर रहे हैं, कोई लाइन, कोई नैरो स्ट्रिप, उसको इस्थमस के नाम से जानते हैं। और यदि कोई दो वाटर बॉडीज को, राइट, या दो वाटर चैनल्स को यदि कोई कनेक्ट करती है लाइन, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट। आपके लिए सवाल यह है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्ट्रेट है, उसका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, राइट। चलिए, साथ के साथ कमेंट सेक्शन में इसलिए बोल रहा हूं कि आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि नाम क्या है क्या है। तो मैंने बता दिया आपको इस्थमस और स्ट्रेट क्या होता है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को लिंक कौन कर रहा है? इस्थमस कर रहा है, और इसका नाम क्या है? इस्थमस ऑफ पनामा। नाम आपको पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जो कनेक्ट कर रहा है यहां पर, इसका नाम क्या है? इस्थमस ऑफ पनामा। नेक्स्ट देखिए, ये चर्चा हमने कर ली है। नेक्स्ट, द ओशियन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दीज ओशियंस? तो आप बिल्कुल बता सकते हैं ओशियंस इसके आसपास। देखो, नॉर्थ अमेरिका के इधर पैसिफिक, इधर अटलांटिक ओशियन, राइट, ऊपर आर्टिक ओशियंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो आप आसानी से देखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का ज्यादातर हिस्सा क्या देखने को मिलेगा आपको? साउथर्न हेमिस्फेयर में, राइट, ये साउथर्न हेमिस्फेयर है, नीचे का हिस्सा। तो साउथर्न हेमिस्फेयर में आपको साउथ अमेरिका ज्यादातर देखने को मिलेगा। विच टू ओशियन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट? यहां पर भी आपको दो ओशियंस देखने को मिलेंगे, पैसिफिक, और इधर भी आपको अटलांटिक ओशियन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, द एंड्स वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन्स रेंजेस runs through its length from north to south, फिगर 5.1। अब यहां पर देखो, ये आपको ये माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, ये वाले, ये डार्क कलर से जो ब्राउन ब्राउन कलर है, राइट, ये सब क्या है? आपके एंड्स माउंटेन, राइट। कौन से माउंटेन है? एंड्स माउंटेन, पता होना चाहिए आपको। ये वाला हिस्सा जो है इसको हम मार्क कर देते हैं, ये पूरा आपको एंड्स माउंटेन देखने को मिलेंगे, नॉर्थ से लेके साउथ, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट है आपका ये हो गया, साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? अमेजोन, जो कि कहां से गुजरती है? आपकी आपकी साउथ अमेरिका से, राइट। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया छोटा सा कॉन्टिनेंट है, राइट, दैट लाइज एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। आ जाइए दोबारा, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आपका कंप्लीटली ये इक्वेटर के नीचे वाले हिस्से में है। तो इक्वेटर का नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ऑस्ट्रेलिया आपको पूरा नीचे वाले हिस्से में साउथर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा, राइट। इट इज सराउंडेड बाय ऑन ऑल साइड्स, और ये चारों तरफ से ओशियन से और सी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। देखो, ये चारों तरफ पानी पानी है, ये ब्लू ब्लू का मतलब क्या है? वाटर, सब तरफ वाटर बॉडीज हैं, राइट। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी आपका कंप्लीटली, ये रहा आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी आपका कंप्लीटली साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है, और ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब देखो, ये साउथ पोल पर है, तो बेसिकली पोल्स पर ठंडी ज्यादा रहती है, यहां पर आपको लगभग क्या देखने को मिलेगी? बर्फ, राइट। बहुत कम टेम्परेचर रहता है, -60, -50 ऐसा टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है माइनस में। ये साउथ पोलर रीजन में है, और कंप्लीटली या ज्यादातर हिस्सा इसका आइस शीट से ढका हुआ है, राइट। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, और यहां पर इंसान रह भी नहीं सकता, क्योंकि टेम्परेचर आप देख लीजिए कितना ज्यादा है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन, और यहां पर बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज के रिसर्च स्टेशन है, जिसमें से कि भारत का भी एक अच्छा रिसर्च स्टेशन है, जिसका नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। यहां आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार का आपको अंटार्कटिका देखने को मिलेगा, पूरी बर्फ ही बर्फ, बर्फ आइस शीट्स देखने को मिलेंगी। तो इसलिए ह्यूमन लाइफ यहां पर पॉसिबल नहीं है। नाम इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है आपको पता होना चाहिए, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोस्फीयर। हमने सारे कॉन्टिनेंट्स को कवर कर लिया, एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने एशिया पढ़ा, फर्स्ट कॉन्टिनेंट, देन यूरोप पढ़ा, तीन, ये आपका अफ्रीका, तीन कॉन्टिनेंट हो गए। नेक्स्ट चार, चौथा नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ साउथ अमेरिका, फिर हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया 6, और 7 अंटार्कटिका। सात कॉन्टिनेंट्स हमने कवर कर लिए। अब आते हैं हाइड्रोस्फीयर पर। तो अर्थ को आप जानते हैं ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अर्थ का 71% हिस्सा लगभग किससे कवर है? पानी से, और 29% हिस्सा किससे कवर है? जमीन से, लैंड देखने को मिलेगा, जिसको आप कॉन्टिनेंट्स बोल रहे हैं, राइट। चलिए, हाइड्रोस्फीयर अलग अलग प्रकार की फॉर्म में है, जैसे कि
रनिंग वाटर ओशियंस में आपको देखने को मिलेगा, रिवर्स में देखने को मिलेगा, लेक्स में देखने को मिलेगा। ग्लेशियर्स आपको ग्लेशियर्स में क्या होती है, आइस होती है, अंडरग्राउंड वाटर होता है और वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर, तो यानी पानी अलग अलग फॉर्म में है अर्थ पर। 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन दी ओशियंस, जो कि ये 97% जो वाटर है ये पीने योग्य तो नहीं है ना। आप ओशियन का वाटर कंज्यूम नहीं कर सकते जब तक आप उसको फिल्टर नहीं करेंगे। सॉल्टी है, इसीलिए ह्यूमन यूज इसका नहीं हो सकता है। फिल्ट्रेशन की बात कर सकते हैं। आ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स, और बाकी का जो वाटर है वो आइस शीट्स में, ग्लेशियर्स में आपको देखने को मिलता है। एक यूपीएससी प्रीलिम का क्वेश्चन बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसी से पूछा गया है कि पानी ज्यादा कहां देखने को मिलता है, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि आपको रिवर्स में या फिर ग्लेशियर्स में, राइट, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो देखिए ज्यादातर लोग क्या टिक करेंगे, रिवर्स। और फिर एक और था अंडरग्राउंड वाटर, है ना। तो देखिए इसके लिए क्लास 7 ज्योग्राफी में बताया गया है कि कितना परसेंट हिस्सा है रिवर में, ग्लेशियर से ज्यादा पानी नहीं होता है, राइट। और रिवर्स में अंडरग्राउंड वाटर से भी ज्यादा पानी नहीं होता है, ये आपको बता दूं मैं, और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया है, राइट। इसीलिए अर्थ को किस नाम से जाना जाता है, ब्लू प्लैनेट। और अर्थ पर जो फ्रेश वाटर है ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो बहुत कम हिस्से में है। आप यहां पर देख सकते हैं 0.03% है फ्रेश वाटर, और हम कितना ज्यादा वाटर को वेस्ट करते हैं और वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, जबकि इतना कम हिस्सा पानी है आपकी पृथ्वी पर पीने योग्य। नेक्स्ट है ओशियंस। ओशियंस मेजर पार्ट है आपके हाइड्रोस्फीयर के, क्योंकि देखिए ये पूरा हिस्सा जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ये सब क्या है, ओशियंस, राइट, और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। द ओशियंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग, आपको पता है ना समुद्र में, ओशियंस में हर वक्त लहर आती रहती है, वेव्स आती रहती हैं, हमेशा मूव होता रहता है। तो 3 चीफ मूवमेंट्स होते हैं ओशियन वाटर के अंदर, क्या क्या, एक तो वेव्स, टाइड्स और ओशियन करेंट्स। 3 प्रकार की चीजें। ओशियन करेंट्स में आपके कोल्ड करंट्स होते हैं, हॉट करंट्स होते हैं, उसकी चर्चा भी हम करेंगे, वार्म करंट या फिर। तो देखिए जिस प्रकार से हमने 7 कॉन्टिनेंट की चर्चा करी, उसी प्रकार से आपके 5 मेजर ओशियंस की चर्चा करते हैं। इसका नाम क्या क्या है, देखिए सबसे पहले पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये क्या है, पैसिफिक ओशियन, राइट। इधर एक सेकेंड, ये आपका पैसिफिक ओशियन हो गया। नेक्स्ट है आपका एटलांटिक ओशियन। एटलांटिक ओशियन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद इंडियन ओशियन, ये है आपका भारत के नीचे। और फिर है आपका साउथर्न ओशियन। साउथर्न ओशियन आपका अंटार्कटिका के ऊपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिक ओशियन, तो ये यूरोप के ऊपर देखने को मिलेगा आर्टिक ओशियन। तो ये 5 ओशियंस हो गए आपके, राइट। अब इनके साइज के ऑर्डर के हिसाब से आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है कि किसका साइज सबसे ज्यादा है, आप बताइएगा। वैसे तो मैं बता ही रहा हूं आपको, बट फिर भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। सबसे बड़ा ओशियन क्या है, पैसिफिक ओशियन। और आपको मैंने अभी भी बताया कि इसी में सबसे गहरा पॉइंट आपको देखने को मिलता है, जिसको आप मैरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। इट स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के 1/3 हिस्से में कवर है ये। मैरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट यहां पर आपको देखने को मिलता है, जो कि पैसिफिक ओशियन में आता है। पैसिफिक ओशियन लगभग सर्कुलर इन शेप है ना, आपको ऐसे गोल गोल देखने को मिलेगा। उसके बाद ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के आसपास आपको देखने को मिलता है। लुक एट द मैप एंड देखिए, ये पैसिफिक ओशियन, ये होगा आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका हो गया। और हमने किसकी चर्चा करी है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो उधर वाला हिस्सा यानी इधर, इधर देखिए, ये इधर एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट है आपका एटलांटिक ओशियन। एटलांटिक ओशियन ये रहा आपका एटलांटिक ओशियन, ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है। और इसकी शेप लगभग इस एस प्रकार की, देखिए इस प्रकार की शेप है ना इसकी, एस बन रहा है ना, एस बन रहा है, तो एस प्रकार की आपको शेप देखने को मिल रही है इसमें। तो इसकी शेप एस प्रकार की होती है। इट इज फ्लैंक बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका है आपका वेस्टर्न साइड, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड्स। ये देखो इधर ईस्ट साइड हो गया, इधर हो गया वेस्ट साइड। चलिए रफ कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इसमें चीजें हो रही हैं। ये आपका ईस्ट साइड एटलांटिक ओशन के, इधर वेस्ट साइड। तो वेस्ट साइड में आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका देखने को मिलेंगे, और ईस्ट साइड में आपको यूरोप और अफ्रीका देखने को मिलेगा इसके। द कोस्ट लाइन ऑफ द एटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंडेड। देखिए इसकी जो कोस्ट लाइन है ना, बहुत ज्यादा इंटेंडेड है,
द इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्टलाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन, इसीलिए यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो हार्बर्स, नेचुरल हार्बर्स होते हैं, वो आपको पोर्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये हाईली इंटेंडेड है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज बिजिएस्ट ओशियंस, और एटलांटिक ओशियन बहुत बिजिएस्ट है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपको नेचुरल हार्बर्स देखने को मिलते हैं कि शिप्स वगैरह यहाँ पर आसानी से रुक सकती हैं, है ना। और यदि हम ऐसी जगह पर शिप्स को रोकें, मानिए ऐसे हार्बर बनाए जहां पर बहुत ज्यादा वेव्स, टाइड्स, ओशियन करंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पर थोड़ी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी पैसे कमाने के जरिए से बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका इंडियन ओशियन, ओनली ओशियन, एक ये इकलौता ऐसा ओशियन है जिसका नाम भारत के नाम के बाद पड़ा है। द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन द नॉर्थ। तो देखो ये नॉर्थ वाले हिस्से में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, ट्रायंगुलर शेप में, राइट। इट इज नॉर्थ, इट इज बाउंड बाय एशिया, एशिया के चारों तरफ है ये, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड ईस्ट बाय द ऑस्ट्रेलिया। नीचे की तरफ देखिए क्या आपको देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ अफ्रीका, राइट, और ऊपर तो आपका एशिया है ही है। फिर आपका साउथर्न ओशियन, साउथर्न ओशियन है आपका यहाँ पर अंटार्कटिका के ऊपर, ये लगभग आपके 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। तो देखिए 60 डिग्री यहीं पर आ रहा है ना, तो यहां पर ये 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका साउथर्न ओशियन। फिर है आपका आर्टिक ओशियन, ये आपका आर्टिक सर्किल, आर्टिक सर्किल कितने पर होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पर, राइट। यहां पर आपको आर्टिक सर्किल देखने को मिलेगा, ये कि ये कनेक्टेड है आपका पैसिफिक ओशियन, राइट। इट इज, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज कनेक्टेड विद अ पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है उसको नाम बोलते हैं हम स्ट्रेट। तो पैसिफिक ओशियन, राइट, को कनेक्ट कर रही है आर्टिक ओशन से, जिसका नाम क्या है आपका बेरिंग स्ट्रेट, आपको नाम होना चाहिए याद, क्या नाम है, बेरिंग स्ट्रेट, राइट। इट इज बाउंड बाय नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। तो यूरेशिया मैंने बताया था, यूरोप और एशिया का हिस्सा मिला दो तो यूरेशिया होता है, और ये किससे आपका सराउंडिंग इसके आसपास किसकी है, नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। तो देखिए यहां पर आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिल रहा है, यहां पर यूरोप और एशिया, तो ये पूरा हिस्सा जो है आर्टिक ओशियन का है, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका एटमॉस्फेयर पर। एटमॉस्फेयर क्या है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस। तो अर्थ पर एक तरीके से लेयर्स की सराउंडिंग है, और लेयर्स की जो सराउंडिंग है उसके अंदर क्या उपस्थित है, गैसेज उपस्थित हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। तो एक थिन ब्लैंकेट है, राइट, एक पतली चादर है एयर की, जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, और जो कि बहुत जरूरी है प्लानेट के लिए और स्पेशली ह्यूमन लाइफ्स के लिए या फिर प्लांट्स के लिए। इट प्रोवाइड अस विद एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज। और यहाँ पर आपको हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज से ये लेयर्स बचाती हैं, और जो हम सांस लेते हैं उसमें तो उपयोगी होती ही है। The atmosphere extends up to a height of about 1600 किलोमीटर, राइट। एटमोस्फेयर की हाइट आपको लगभग 1600 किलोमीटर देखने को मिलेगी, यहां पर आप देख सकते हैं, राइट। ये हमने लेयर्स के हिसाब से हाइट भी मेंशन कर दी है। इट प्रोवाइड अस विद एयर, ये हो गया। द एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, तो 5 लेयर्स में हमने डिवाइड कर दिया एटमोस्फेयर को, जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको अलग अलग लेयर देखने को मिलेंगी, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। आपको ये बताना है जो प्लेन्स होते हैं वो किस लेयर में उड़ते हैं, राइट। चलिए, और यहां पर आपको अलग अलग लेयर्स में अलग अलग कंपोजिशन मिलेगा टेम्परेचर का, और अलग अलग आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस से शुरू होती है, राइट, जो कि सबसे पहले जो अर्थ सरफेस से शुरू होती है उसको ट्रोपोस्फेयर का नाम देते हैं, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ऐसे ऐसे लेयर्स, ये अलग अलग नाम इनका होता रहेगा, और अलग अलग यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी। द एटमोस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए एटमोस्फेयर बेसिकली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, इसमें लगभग 99% क्लीन ड्राई एयर है। नाइट्रोजन के रेशियो की बात करें तो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और बहुत अलग अलग प्रकार की गैसेस अलग अलग रेशियोज में, बट बहुत माइनर रेशियोज में है। जैसे आपका हो गया CO2, आर्गन और अदर प्रकार की गैसेस, वो 1% के अंदर आ जाती हैं, राइट। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ, आप जानते हैं जो आप कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन, जिसकी वजह से आपका जीवन चल रहा है, राइट। चलिए, ये हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी होती है, जरूरी होती है,
और नाइट्रोजन की बात करें तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी होती है। जैसे प्लांट्स की यदि बात करें तो सॉइल में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, राइट। नाइट्रोजन साइकिल आपने साइंस में पढ़ा होगा। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, इट इज इंपोर्टेंट एज एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि जो अर्थ हीट रेडिएट कर रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे मानिए ये सन है और यहां पर है आपका अर्थ, तो सन से जो हीट आई तो अब अर्थ पर, ये अर्थ है, तो अर्थ इस हीट को क्या करेगी, रेडिएट करेगी। तो अब CO2 का काम क्या है, ये CO2 यदि आपके एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, ज्यादा मात्रा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो सन से जो रेज आ रही हैं तो अर्थ से रिफ्लेक्ट होके जानी चाहिए वापस। बट अगर मात्रा CO2 की ज्यादा है तो ये CO2 क्या कर लेती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट। और इसी हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, ग्लोबल वार्मिंग, राइट। ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपके अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, आपको गर्मी ज्यादा लगने देखने को मिलती है, राइट। चलिए, नेक्स्ट है आपका डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। डेंसिटी की यदि बात करें तो ये हाइट के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। अगर एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बात करें, मैक्सिमम होती है सी लेवल पर और डिक्रीजेस होती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी आपको कम देखने को मिलेगी। यू नो द क्लाइंबर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। आपको पता है जैसे जैसे वो माउंटेन्स पर ऊपर चढ़ते जाते हैं उनको सांस लेने में समस्या आने लगती है, क्योंकि एयर की डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं जब वो हायर लैटिट्यूड्स पर जाते हैं। ऐसे ऊपर जाते जाएंगे तो उनको जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन सिलेंडर की। और टेम्परेचर भी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम। देखिए यहाँ पर 56, फिर यहाँ 2.5, फिर आपको टेम्परेचर कम देखने को मिल रहा है, राइट। चलिए, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी आपका एग्जर्ट होगा जैसे जैसे आप लेयर्स में ऊपर नीचे जाते रहेंगे। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, कुछ जगह पर आपको ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा, कुछ जगह लो प्रेशर। बट हमेशा याद रखना, जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और मूविंग एयर को ही हम विंड का नाम देते हैं। यदि आपसे कोई पूछे एयर और विंड क्या एक जैसी चीज है, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। विंड होता है मूविंग एयर, यानी जब आपकी एयर मूव कर रही है और इसका एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, उसको बोलते हैं विंड, ठीक है। चलिए, ये आपकी लेयर्स हैं, ट्रोपोज, स्ट्रेटोज, मीजोज, थर्मोज और एक्सोज, राइट। यहाँ पर सैटेलाइट्स, स्पेसशिप्स भेजी जाती हैं। यहाँ पर आपके मीटेरोइड्स होते हैं, मीटेरोइड्स है ना, क्लास 6 के पहले चैप्टर में आपको पढ़ा है मीटेरोइड्स क्या होते हैं। और यहाँ पर आपको ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से में भी आपको प्लेन्स वगैरह देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया कि जहां पर एक नैरो जोन, जहां पर आपका लैंड, वाटर, एयर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा और ओवरलैप करेगा, वो एरिया आपका क्या होता है, बायोस्फीयर। जैसे यहाँ पर देखो एटमॉस्फेयर है, यहाँ आपका लिथोस्फेयर और यहाँ है हाइड्रोस्फेयर। तो इस वाले हिस्से में क्या हो रहा है, ये आपका इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये बायोस्फीयर, जहां पर तीनों चीजें उपस्थित हैं, राइट। और इसी वजह से आप यहाँ पर जीवित हैं। इन इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ इट इज यूनिक टू दिस प्लानिट। इसी वजह से इस प्लानिट पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया। यहाँ पर आपको बहुत बड़े से बड़े जानवर, जीव जंतु, छोटे से छोटे जीव जंतु देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना साइकिल्स, राइट। जैसे हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार की साइकिल पढ़ते हैं, इसी प्रकार से फूड साइकिल होती है, फूड वेब होती है। यानी यहाँ पर जानवर एक दूसरे से लिंक्ड है, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक्ड है। और बायोस्फीयर में हम बात करें तो प्लांट किंगडम, यानी यहाँ पर प्लांट्स की चर्चा होगी, और एनिमल किंगडम को डिवाइड कर देते हैं कि प्लांट्स में प्लांट की चर्चा करेंगे, एनिमल्स में एनिमल की चर्चा करेंगे। यहाँ पर 3 डोमेन्स ऑफ अर्थ हमने पढ़ लिया है ना, एक दूसरे से किस प्रकार से चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड, पेड़ों को काट रहे हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, राइट। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ये हमने चर्चा कर ली। क्लियरिंग लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को क्लियर कर रहे हैं कि हम सॉइल को निकाल सकें, स्लोप्स बना देते हैं। कुल मिलाकर ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि अर्थ के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एक तरीके से हम खुद अपने लिए चुनौतियां खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं।
जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे अर्थक्वेक आपको देखने को मिलता है, सुनामीज आपको देखने को मिलती हैं, राइट। जैसे सुनामी रिसेंटली यदि हम बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बहुत सारा हिस्सा जो पहले लैंड था वो पानी के हिस्से से डूब चुका है सुनामी की वजह से। बहुत सारा वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर्स में, लेक्स में, जो कि अनसुटेबल होता है ह्यूमन यूज के लिए। तो एक तरीके से हम अपने आप ही अपनी लाइफ को हार्म करेंगे फ्यूचर में, राइट, डैमेज करेंगे फ्यूचर में, राइट। अब ये लास्ट टॉपिक और ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। इमिशन कर रहे हैं इंडस्ट्री से, थर्मल पावर प्लांट से, व्हीकल से, एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आपको काम बताया कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। इससे होगा क्या कि देखिए आपको बहुत सारी समस्या देखने को मिलेगी। तो अब इसका जवाब क्या है, ये तो प्रॉब्लम्स हो गई। आपको अपने रिसोर्सेज को यूज करने को लिमिट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और यदि आप कर रहे हैं तो सस्टेनेबल यूज करिए, राइट, और ढंग से यूज करिए, प्रॉपर यूज करिए, एफिशिएंट यूज करिए। इससे क्या होगा कि आपकी फ्यूचर जनरेशन भी उन रिसोर्सेज का लुत्फ उठा पाएगी और आप पर्यावरण को भी दूषित नहीं कर रहे होंगे। ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो गया है। यदि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं पूरी ज्योग्राफी बहुत इजी वे में आपको फिनिश करूंगा। वीडियोस, पिक्चर्स और अलग अलग आपको प्रीलिम्स यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी आपके लिए ज्योग्राफी के लिए आसान हो जाए, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।